नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। फाइनली आप सभी को जिस घड़ी का था इंतज़ार, आज वो घड़ी आ ही गई है। यूपीएससी ने अपने पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार आज 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद ऐसा लगता है कि यूपीएससी कुछ बदलाव की प्रक्रिया से गुजर रहा है। जैसे कि इसमें पहली बार ओटीआर सिस्टम लाया गया है, अर्थात वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो लाया गया यूपीएससी के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण है ये, चूँकि इसी के माध्यम से आपको इस बार एप्लीकेशन फिल फॉर्म करना है। ठीक है, तो इस पर हम लोग विशेष बल देंगे ताकि कोई भी गलती आप लोग नहीं करेंगे। यहाँ गलत कर देंगे तो फिर पूरा का पूरा ब्लंडर हो जाएगा। दूसरी बात है इस बार कि यूपीएससी ने सीटों की संख्या बहुत अच्छा खासा यहाँ पे रखा हुआ है। इस समय ठीक है, खासकर बीजेपी गवर्नमेंट पे आरोप लगता है कि भाई इस समय सीटों की संख्या कम हो जाती है, लेकिन देखिए आज हम लोग बजट की बात कर ले या फिर सीटों की संख्या को बात कर ले, काफ़ी अच्छी खासी 1105 सीट हैं। लग रहा होगा कि इतनी सारी जो स्टूडेंट है लाखों लाख की संख्या में, ये तो नंबर ऑफ जो सीट है बहुत कम है। तो पिछले कुछ सालों का अगर आप उठा के देखेंगे सीटों की संख्या, खासकर 2014 के बाद से, तो सीटों की संख्या 1000 भी नहीं थी। पिछले साल लगभग 1000 के आसपास था, लेकिन देखिए इस साल लगभग 100 सीटों की यहाँ पे बढ़ोतरी की गई है, जहाँ पे एक एक सीट एक एक एस्पायरेंट इसके लिए ठीक है मायने रखता है। तो बिल्कुल फुल पोटेंशियल के साथ अपनी तैयारी की प्रक्रिया में जुट जाइए। अब आइए कुछ हम लोग ठीक है फॉर्म के रिगार्डिंग कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते चलते हैं। तेज़ी से एक बार इसका रिव्यू करते हैं कि आखिर क्या है ऐसा खास और किस तरीके से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पहला है देखिए यहाँ पर कि कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन। इसमें कुछ नहीं है, यूपीएससी को बस हर हाल में कह रहा है कि देखो भाई कोई भी एग्जाम दो, कुछ भी करो, हमको कोई मतलब नहीं है। बस अगर तुम्हारा सिलेक्शन फाइनल अगर होने जा रहा है तो हमको वैलिड डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ध्यान रखिएगा, वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर यहाँ नहीं होता है तो तुम कुछ भी कर लो, पीटी ठीक है, प्रीलिम्स को निकाल लो, मेंस निकाल लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर तुम्हारा रिजल्ट 0 हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे लिंक भी दिया गया है, ठीक है, या फिर डायरेक्ट यूपीएससी सर्च करके वहाँ से जब ठीक है ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू जाएंगे तो उसमें आपको साफ साफ यूपीएससी का जो होम पेज है वहीं पे आपको एक ओटीआर सिस्टम भी देखेगा। जैसे कि मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, यही है ओटीआर सिस्टम, देख पा रहे हैं ना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे देख पा रहे हैं बिल्कुल एक नया आपको ठीक है जो होम पेज जो दिखाई दे रहा है, बड़ा अट्रैक्टिव है। देखिए जैसे नेम में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो साफ साफ इसमें कह रहा है कि देखो जो भी तुम्हारा मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट है उसी के अकॉर्डिंग सारी जो डिटेल्स तुमको फुल फिल करनी है। ठीक है, चाहे नेम की बात कर ले, डेट ऑफ बर्थ की बात कर ले, उसके बाद बार बार वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है कि गलती से भी गलत नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये चेंज नहीं होगा। खासकर नेम, पेरेंट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, और एक चीज़ और देखिए नीचे तो 10th का रोल नंबर भी इस बार मांगा हुआ है। देखिए 10th का रोल नंबर ठीक है बिल्कुल क्लियर कर दिया है यहाँ पे। तो आपको बिल्कुल केयरफुल होकर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भूल के भी गलती नहीं करना। एक बार यहाँ पे गलती कर लेंगे तो हमेशा के लिए यूपीएससी के सर्वर में चला जाएगा, फिर बड़ी समस्या आ सकती है इसको ठीक है एडिट करने में। ये चेंज मतलब होगा ही नहीं उसके बाद से, तो बिल्कुल केयरफुल होकर आपको करना है। एक बार जब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो भी डिटेल है इसका ठीक है करने के बाद जब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आप लोग पूरा कर लेंगे तो पुनः आपको आना है इधर होम पेज में। उसके बाद से ऑलरेडी जब रजिस्टर करेंगे यहाँ पे तो इसमें जो भी आपको ईमेल मिलेगा और फिर उसमें ठीक है ईमेल के थ्रू ओटीपी भी दे दिया जाएगा, फ़ोन नंबर हो जाएगा, ओटीआर आईडी भी यहाँ से जनरेट हो सकता है। आपके फ़ोन में बाकायदा मैसेज भेज दिया जाएगा कि आपका ओटीआर आईडी क्या है। यहाँ से अब जब आप लॉगिन करेंगे तो जितना भी यूपीएससी के द्वारा एलिजिबल जो पोस्ट है, जो भी करेंट में जो नोटिफिकेशन है, वहाँ पे आपके साफ साफ ठीक है एक आपका प्रोफाइल में आपको साफ साफ वो दिखने लगेगा। फिर उसी के थ्रू आपको क्या करना है पूरा पूरा ठीक है एप्लीकेशन की प्रोसेस यहाँ पे ठीक है शुरू करना है। उसी में 2 पार्ट आएगा, पार्ट 1 आएगा, पार्ट 2 आएगा। पार्ट 1 में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें जो ओटीआर के माध्यम से ऑटोमेटिक फुल हो जाएगी। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ यूपीपीसीएस का। यूपीपीसीएस में क्या है तो देखिए अभी भी वहाँ पे जैसे रजिस्ट्रेशन आईडी डालेंगे, खासकर पुराना रजिस्ट्रेशन आईडी, तो जो भी आपका ठीक है जो डिटेल था पहले का वो ऑटोमेटिक वहाँ पे फुलफिल हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से ओटीआर का ठीक है जो डिटेल होगा आपका पार्ट 1 में फुलफिल हो जाएगा। पार्ट 1 को जैसे कंप्लीट करेंगे तो आपका जो पूरी प्रक्रिया ठीक है लगभग पार्ट 1 का कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड फेज में आने के बाद आपको फ़ोटो वगैरह पेमेंट वगैरह कंप्लीट करनी होगी, ग्रेजुएशन का डिटेल डालना होगा। उसके बाद से आपको सेंटर करने का ठीक है सेंटर चूज करने का जो ऑप्शन दे दिया जाएगा, फिर फाइनली डिक्लेयर करके आप एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, आपका फॉर्म पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल बना दिया है यूपीएससी। ठीक है, बार बार आपको डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए देखिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, मॉडिफिकेशन इन ओटीआर प्रोफाइल।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि देखिए, हो सकता है कि ओटीआर में आपने कुछ गलत कर दिया, लेकिन मैंने बोला कि पेरेंट्स नेम, आपका नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, ये हर हाल में चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा ओटीआर में, ठीक है। बाकी जो ईमेल वगैरह हो गया, ईमेल हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, उसमें आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन सारे चीज़ पे यहाँ पे चेंज आप नहीं कर सकते। तो बिल्कुल केयरफुल होकर करें। और वो भी जो चेंज होगा, जैसे कि 21 फरवरी तक डेट है, तो 22 से 28 तक 7 दिन का आपको डेट दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा। ओनली वंस, देख पा रहे हैं यहाँ पे, वंस इन लाइफ टाइम, एक बार पूरे ज़िंदगी में एक ही बार इसको आप चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल केयरफुल होकर भरना है। दूसरा है यहाँ पे मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म। अगर ओटीआर के थ्रू ही आप भर रहे हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हैं, हो सकता है कि उसमें कुछ गलत हो जाएगा, तो उसमें भी चेंज करने का ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन सारा का सारा डिटेल में चेंज नहीं। ये ऐसे में मैंने बोला डेट ऑफ बर्थ नहीं, पेरेंट्स नेम नहीं, ठीक है, यहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। वो होगा 22 से लेकर 28 फरवरी तक, 7 दिनों में आपको चेंज, ठीक है, जो भी होगा एक बार करना है, ठीक है। अगर मतलब गलत होता है तो जैसे होता क्या है कि बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्म गलत भर देते हैं, किसी का डेट ऑफ बर्थ हो गया या फिर कास्ट को लेके हो गया, कोई गलत इन्फॉर्मेशन अगर गलती से भी उन्होंने डाल दिया तो बहुत समस्या होती है। पहले क्या था कि आप दोबारा फॉर्म भर सकते थे, तो पहले वाला फॉर्म रिजेक्ट हो जाता था, लेकिन यहाँ पे अब नहीं है। ओनली वन टाइम ही आपको समय दिया जाएगा। बिल्कुल केयरफुल होके, मैं बार बार बोल रहा हूँ, केयरफुल होके आप लोगों को किस पर फॉर्म भरना है, ठीक है। तो मेन फॉर्म में भी आपको एक बार मौका दिया जाएगा 22 से लेकर 28 फरवरी तक, लेकिन बार बार इस पचड़े में क्यों भरना है? सोचिए, जब मौका मिल रहा है एक बार भरने का तो सही से भरिए, थोड़ा समय से लेकर भरिए। उसके बाद देखिए लास्ट डेट, ठीक है, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन है, जैसे मैंने बताया था 11 फरवरी 2023 शाम को 6 बजे तक आपको हर हाल में भर देना है। पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर 1/3 है यहाँ पे, जैसे बीपीएससी अभी 0.25 पे चल रहा है, अर्थात 1/4। तो यूपीएससी में यहाँ पे डिफिकल्ट है 1/3, अर्थात 3 अगर गलत प्रश्न होंगे तो आपके एक प्रश्न का उत्तर, ठीक है, पूरी तरीके से सही प्रश्न का उत्तर काट लिया जाएगा। इसके अलावा यूपीएससी ने, ठीक है, ये यहाँ पे फ़ोन नंबर भी जारी किया है। कोई भी क्यूरी है तो इस पर आप फ़ोन करके, ठीक है, पूछ सकते हैं। ये नहीं कि आप दौड़ के चले गए यूपीएससी सेंटर, ठीक है, जो कि दिल्ली में धौलपुर में, वहाँ आपको नहीं जाना है, फ़ोन करके पूछ लीजिए, कॉल करके पूछ लीजिए। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन एकदम बैन है, जैसा कि आपको पता है, किसी प्रकार का गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ठीक है, इवन कि स्विच ऑफ करके भी मोबाइल आपको अंदर लेके नहीं जाना है। कोई भी वैल्यूएबल कॉस्टली आइटम हो आपको लेके नहीं जाना है, यूपीएससी की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एग्ज़ाम जो होगा 28 मई, जैसे कि आपको पता ही होना चाहिए, 2023 को प्रीलिम्स एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। जो भी 21 की 21 पोस्ट है यहाँ पे देख पा रहे हैं, 21 पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है। इन 21 पोस्ट के लिए यहाँ पे ठीक है, एग्ज़ाम प्रीलिम्स यहाँ पे लिया जाएगा, 28 मई 2023 को लिया जाएगा, जिसमें टोटल सीटों की संख्या होगी 1105, जिसमें 37 जो सीटें होगी, ध्यान रखिएगा, रिजर्व होगा। किन किन के लिए होगा यहाँ पे? जो फिजिकल, ठीक है, डिसेबिलिटी है, जिनको किसी न किसी रूप में, जैसे कि 7 सीटें हैं, 5 है, 15 है, 10 है, ठीक है। इसे आप लोग देख लीजिएगा अगर आप लोग इस कैटेगरी में आते हैं तो रिजर्व किया गया है। इसके अलावा भी 1105 में कुछ सीटें यूपीएससी हर साल रिजर्व कैटेगरी में रखता है। इसमें 10, 15, 20, ठीक है, सीटें जरूर ही वेरी करती है। उसके बाद आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये लिस्ट ऑफ सर्विस, जो भी ये सर्विस प्रोवाइड किया गया है कि भाई कौन कौन इसमें योग्य हैं, कौन कौन अयोग्य है, सबको दिया गया। हालांकि आईएएस के लिए, आईएफएस के लिए, ठीक, खासकर आईएएस के लिए देख पा रहे हैं ना, जितना भी कैटेगरी है इसमें कोई हाइट मायने नहीं रखता है। कितना भी आप, ठीक है, छोटे हो बड़े हो, डजंट मैटर, आप बिल्कुल बन सकते हैं। डिसेबिलिटी आपका कितना भी मतलब अधिक से अधिक खराब क्यों ना हो, अच्छा क्यों ना हो, हर कैटेगरी यहाँ पे, अर्थात इसके एक ही चीज़ है, मेरिट पे बल देना। मेरिट पे यहाँ पे पूरी तरीके से बल दिया जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे आईएफएस में है, देख पा रहे हैं, इसमें कुछ कंडीशन यहाँ पे लगाया गया है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। सबसे अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है आईपीएस में। देखिए आईपीएस में चूँकि हाइट वगैरह वहाँ पे, ठीक है, मामला आ जाता है, जो भी बॉडी पर्सनालिटी से है, तो थोड़ा वहाँ पे हाइट वगैरह का दिक्कत होता है, चेस्ट वगैरह का, ठीक है, या फिर कोई अगर फिजिकल डिसेबल है तो कैसे बन सकता है, सोचिए, ठीक है। तो उस पर बस कंडीशन होता है। बाकी जो पोस्ट है उस पर आपको बहुत अधिक कंडीशन देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए यहाँ पे सीट को लेके, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, प्रीलिम्स सीट को लेके, ठीक है, सेंटर को लेके हमेशा आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे साफ बोला हुआ है यूपीएससी कि पहले आओ पहले पाओ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पे ही सीटों का बंटवारा होगा। अदरवाइज आप जब जाएंगे सेंटर अलॉट करने तो वहाँ आपको रेट
इंक लग जाएगा, ठीक है। रेड का मतलब कि अब वो सीट खाली नहीं है या फिर वो सेंटर खाली नहीं है, वहाँ पे पहले से बहुत सारे स्टूडेंट, ठीक है, आ चुके हैं, फुल हो चुका है वो। तो हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपको नियरली सेंटर चाहिए तो आज ही इंस्टेंट अभी से फॉर्म भरना शुरू कर दे, ताकि आपके आसपास नज़दीकी के शहरों में, आपके अपने शहरों में सेंटर मिल पाए। देख पा रहे हैं लगभग 79 सेंटर है पूरे ओवरऑल इंडिया में बनाया गया है। उसी दौरान आपको मेंस का भी सेंटर यहाँ पे भर देना है, जो कि 24 सेंटर है, और मेंस का सेंटर उसी समय केयरफुल हो के भरना है, थोड़ा फ्यूचर को ध्यान में रख के भरना है कि अगर मेरा पीटी हो जाए, प्रबल आप दावेदार हैं, तो कहाँ पे आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। देख पा रहे हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा है फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलाउट, ठीक है। फर्स्ट अप्लाई, जो पहले अप्लाई करेगा सबसे पहले उसी को अलाउट किया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लान ऑफ, ठीक है, एग्जामिनेशन, इसमें जो ऐसे होता है, सबसे पहले प्रीलिम्स होता है 2 पार्ट में, ठीक है। एक तो हो जाएगा जीएस, दूसरा हो जाएगा सीसैट, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, जीएस के आधार पे मेरिट बनेगा, सीसैट में आपको हर हाल में क्वालिफाइंग नंबर आपको 33% लाना होगा। 200 में 33%, इसका हो जाएगा 66.66 आपको हर हाल में लाना होगा, तभी जाके जीएस में, ठीक है, आप पूरी तरीके से, ठीक है, मेरिट में आ पाएंगे। अदरवाइज पता चले यहाँ पे आप 150 नंबर ला लिए, यहाँ आके सीसैट में फेल हो गए, 150 नंबर कोई काम का नहीं, ठीक है। बिल्कुल एक बैलेंस अप्रोच आप ला के चले, ताकि आप लोग, ठीक है, सीसैट को भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकें। उसके बाद होगा मेंस का एग्ज़ाम, ठीक है, ध्यान रखिएगा मेंस का। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा इंटरव्यू का, जो आगे हम लोग देख लेंगे, बहुत ही तेज़ी से देखते चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए इलिजिबिलिटी जो कंडीशन है, नेशनलिटी को यहाँ पे बोला जा रहा है, खासकर 2 सर्विस के लिए ध्यान रखिएगा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस के लिए, इसके अलावा इंडियन फॉरेन सर्विस, इसके अलावा इंडियन पुलिस सर्विस, माने जिसको बोला जाता है भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें 3 सर्विस है, इस 3 सर्विस में मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये इंडिया का ही कोई नागरिक बन सकता है, बाहर का यहाँ पे नहीं बन सकता है। जैसे है ना यहाँ पे नेपाल, भूटान, इसके अलावा कोई तिब्बतियन रिफ्यूजी है, इसके अलावा जो बाहर के लोग हैं, ठीक है, ये नहीं बन सकते। हाँ, लेकिन ये जो लोग हैं, ये इन 3 पोस्टों के अलावा बाकी पोस्ट में, ठीक है, जा सकते हैं। इसके अलावा एज लिमिट है, यहाँ पे आपको थोड़ा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि देखिए मिनिमम जो एज होता है, ठीक है, मेरे पास भी बहुत मैसेज आता है कि सर कब से इलाइजिबल होंगे। देखिए, ठीक है, 21 साल मिनिमम एज है, कम से कम आपको 21 साल यहाँ पे होना चाहिए। और ये जो डेट काउंट होगा इस बार का 1 अगस्त, ध्यान रखिएगा, 2023 के पहले से यहाँ पे काउंट यहाँ पे शुरू हो जाएगा, अर्थात वो डेट है 21, ठीक है। जो साल का मिनिमम जो समय है कि आपका डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1991 से पहले नहीं होना चाहिए, और 1 अगस्त 2002 के बाद नहीं होना चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो। बाकी एसटी को, जैसे आपको पता है, एससी एसटी को यहाँ पे 5 साल का उम्र में छूट मिल जाएगा। 5 साल उम्र में छूट मिल रहा है, इसका मतलब कि, ठीक है, जो मैक्सिमम जिसका एज हो गया है ना, वहाँ पे उसको 5 साल का छूट मिल जाएगा। जैसे कि, ठीक है, यहाँ पे 1991 है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 1990 अगर 1 है, अगर उसका 32 साल मान के चलिए, सपोज करिए पूरा हो गया है, ठीक है, तो वो 5 साल उस पर और आप इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, 5 उसको और अटेम्प्ट मिल जाएगा। उसी तरीके से ओबीसी है, यहाँ पे इसको 3 साल की छूट मिलेगी, ठीक है। उसी तरह आप यहाँ पे 5 साल का जो छूट मिलेगा जो एक सर्विस मैन वालों के लिए, मेरे ख्याल से यहाँ पे वैसे स्टूडेंट बहुत कम ही होंगे, नहीं बराबर होंगे, तो इसको आप लोग अपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इस फील्ड को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। देख पा रहे हैं यहाँ पे लंबा चौड़ा है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे नोट 1, नोट 2, नोट 3, यहाँ पे कुछ ऐसा विशेष है नहीं, ठीक है, एज रिलैक्सेशन से संबंधित। हाँ, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है डेट ऑफ बर्थ को लेके कि हर हाल में आपका जो मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो गया या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी सर्टिफिकेट होगा, उसी को मान्यता यहाँ पे दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के लिए बाकी अदर कोई डॉक्यूमेंट्स आपका यहाँ पे कार्य नहीं करेगा। तो डेट ऑफ बर्थ बार बार यूपीएससी यहाँ पे बोल रहा है कि आपको गलत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे देख पा रहे हैं, कैंडिडेट शुड नोट दैट ओनली द डेट ऑफ बर्थ हैज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर एन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एज मेंशन, ठीक है, जो भी पारा 3 में मेंशन किया गया है। तो इसको हम लोगों ने अभी देख लिया था, ठीक है। बाकी इधर कुछ मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पे दिया है कि ऑल कम्युनिकेशन इन दिस रिगार्डिंग शुड कंटेन द फॉलोइंग, जो पार्टिकुलर्स है, जो भी यूपीएससी के द्वारा जो, ठीक है, चीज़ें दिया जाएगा, सब ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। जैसे कि नेम एंड ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन होगा, रजिस्ट्रेशन आईडी, रोल नंबर, सब यहाँ पे दिया जाएगा यूपीएससी के द्वारा, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए, वैलिड एंड एक्टिव ईमेल होना चाहिए, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस होना चाहिए, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा। इसको लेकर थोड़ा बहुत समस्या आता है। देखिए
इसमें दो तरह का हम लोग बांट लेते हैं, ठीक है। पहला कैटेगरी में तो है जिनका ग्रेजुएशन फाइनल है। ग्रेजुएशन फाइनल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ, ठीक है, ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री हो, चाहे एमबीबीएस हो, इंजीनियरिंग हो, या फिर टेक्निकल अदर कोई भी डिग्री हो, अगर वो ग्रेजुएशन के समकक्ष है तो उसको माना जाएगा कि वो ग्रेजुएट है। अब फाइनली उसी के समकक्ष अगर कोई भी फाइनल ईयर में है, अपेयरिंग में जिसको बोला जाता है, ठीक है, फाइनल ईयर में है, तो अपेयरिंग में भी अपना वो इस फॉर्म को, ठीक है, भर सकता है, एग्जाम दे सकता है। बस कंडीशन यही होना चाहिए कि जब, ठीक है, डेफ का फॉर्म जब भरा रहा होता है, डिटेल एडमिशन फॉर्म का जब, ठीक है, जब भराएगा, खासकर पीटी निकालेंगे तो फिर से एक फॉर्म यूपीएससी के द्वारा भरवाया जाएगा, तो उसमें सारा सिर्फ आपका डिटेल भेजना होगा, ठीक है। तो इसमें जब भेजने के दौरान आपको सारा जो डॉक्यूमेंट्स है ना, इस समय यूपीएससी को चाहिए। और फाइनली जब आपका इंटरव्यू वगैरह जब कंप्लीट हो जाएगा तो फुल्ली जो वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। यूपीएससी साफ साफ बोल रहा है कि भाई कोई भी भरे, कोई दिक्कत नहीं है, बस डैफ में हमको भाई फॉर्म दे दो, ठीक है, मैंने जो भी सर्टिफिकेट होगा वो दे दो पर्सनालिटी टेस्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद से जो भी वेरिफिकेशन होगा उसको हमको, ठीक है, ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा हमको दिखा दो, हम उतना से मान जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बस वही दिया गया है, चाहे एमबीबीएस हो, देख पा रहे हैं ना, या चाहे कोई भी प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन हो, उसकी सब बातों को मैंने एक ही बार कंपाइल करके आप लोगों को यहाँ पे शेयर कर दिया है। किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं, अपेयरिंग में आप लोग दिल खोल के भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट मैंने जैसे बताया कि SC ST के लिए अनलिमिटेड है, 37 साल तक अनलिमिटेड है, ध्यान रखिएगा। कितना भी अटेम्प्ट दे, जैसे 21 साल से अगर आप देना शुरू कर रहे हैं, 37 साल तक दीजिए, ठीक है, कोई मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओबीसी के लिए यहाँ पे मैक्सिमम 9 अटेम्प्ट है, तो 32 साल था जनरल का, 3 साल इसमें जोड़ दीजिए, 35 साल तक ओबीसी का स्टूडेंट 9 बार यहाँ पे दे सकते हैं। इसके अलावा पीडब्ल्यूबीडी को लेकर इनका भी 9 अटेम्प्ट है, ध्यान रखिएगा, 9 अटेम्प्ट है। लेकिन इसमें किन के लिए है, जो जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है। SC ST के लिए यहाँ भी अनलिमिटेड है। इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि देखिए, अगर होता है ना कि अटेम्प्ट कब काउंट किया जाएगा, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट के बीच क्यूरी होती है। देखिए, अगर आपने फॉर्म भरा हुआ है तो अटेम्प्ट में काउंट नहीं किया जाएगा, लेकिन हाँ, फॉर्म भरने के बाद अगर आपने एक भी कोई एग्जाम दे दिया है, प्रीलिम्स का GS1 पेपर भी दे दिया है, तो आपके अटेम्प्ट में काउंट हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, एक बार अगर आपने GS पेपर आपने दिया है तो CSAT को भी दीजिए, ताकि अपना आप इवेल्युएशन कर पाए। भले आपका सिलेक्शन हो नहीं हो, कम से कम पता तो लगेगा कि क्या होगा, क्योंकि आपका वो अटेम्प्ट ऑलरेडी, ठीक है, ख़त्म होने को है, या फिर क्या पता हो ही जाए। तो दोनों कंडीशन में आपको यहाँ पे एग्ज़ाम, ठीक है, हर हाल में देना ही होगा, ठीक है। अदरवाइज आप अटेम्प्ट बचाना चाहते हैं तो GS1 को ही नहीं दीजिए, ठीक है, आपका अटेम्प्ट बच जाएगा। इसके अलावा रिस्ट्रिक्शन ऑन अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ रिस्ट्रिक्शन दिया है, जैसे कि ऑलरेडी जो पहले से अगर IS है, IFS है, तो उनको दोबारा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल यहाँ पे इलाइजिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी अगर कोई पोस्ट में, अदर पोस्ट में है, तो वो फॉर्म भर सकते हैं। इसीलिए आप लोग देखते होंगे अधिकतर जो मैंने जो ऑलरेडी जो जॉब में होते हैं खासकर, ठीक है, जिनको IS IFS नहीं मिला होता है, वो दोबारा IS बन जाते हैं। लेकिन दोबारा जो IS जो होते हैं, वो कभी आप लोगों ने इंटरव्यू में नहीं देखा होगा कि वो आपको दोबारा इंटरव्यू देते हैं, चूँकि ऑलरेडी IS बन चुके हैं। चूँकि UPSC उनके लिए बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, इनएलिजिबल कर दिया है। फिर वही होगा ना, एक बार कोई IS बन जाए, सोचिए कि अगर उसको नॉर्थ ईस्ट का कैडर मिल जाए, चाहेगा कि हम उत्तर में आए, तो फिर दोबारा एग्जाम दे के आ सकता है। तो इसीलिए एक बार बनने के बाद आप बिल्कुल उसके लिए, ठीक है, इलाइजिबल नहीं है, आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर देख पा रहे हैं यहाँ पे, अगर कोई इंडियन पुलिस सर्विस पे सेलेक्ट हुआ, ध्यान रखिएगा, इंडियन पुलिस सर्विस पे सेलेक्ट हुआ है तो वो इलाइजिबल है, लेकिन दोबारा जब एग्जाम देगा वो, ठीक है, अगर वो मतलब सेलेक्ट हो जा रहा है तो दोबारा उसको IPS नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं, दोबारा IPS उसको नहीं मिलेगा। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना होगा। कुछ टर्म एंड कंडीशन है, बाकी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने, ठीक है, इंटरव्यू भी दिया है, अगर फाइनल रिजल्ट नहीं आया तो शौक से भरिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी आप IS नहीं है, कोई भी पोस्ट में नहीं है, तो दोबारा से आप भर सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल एंड फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ भी दिक्कत हो, ठीक है, यहाँ पे गैजेटेड ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड डेटेड यहाँ पे 1 फरवरी 2023 से पहले आपको, ठीक है, पूरा ये कंप्लीट करवा लेना है, ये नहीं कि इसके बाद करवाएं। फीस यहाँ पे छूट किया गया है, बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पे लिखा गया है। मैं एक ही बात आपको बता देता हूँ, देखिए, पूरा जो फीमेल के लिए, ध्यान रखिएगा, पूरा जो फीमेल के लिए फीस एकदम छूट है, 100 रुपये छूट है। SC ST जो भी फीमेल है, मेल है, सबके लिए ये छूट है, ठीक है। तो फीमेल सबसे बड़ा ये गुड न्यूज़ है कि सारी महिलाओं के लिए इसमें भी किसी भी प्रकार की कैटेगरी नहीं है, जनरल से लेके EWS, ठीक है, OB, ठीक है, OBC, सबके लिए छूट है।
और बाकी जिसका छूट भी नहीं है, दिक्कत नहीं है, महज देखिए 100 रुपये एक नॉमिनल चार्ज के रूप में यूपीएससी के द्वारा लिया जा रहा है। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये बाकी अगर अदर स्टेट कंपनीज में देखा जाए तो बहुत बड़ा चार्ज है। देखिए बीपीएससी वगैरह में कितना वहाँ पे, ठीक है, 500 600 वहाँ पे चार्ज वसूला जाता है। तो यूपीएससी इस चीज़ को लेकर के लिए बिल्कुल यहाँ पे फेयर है। बाकी यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, अप्लीकेशन विदाउट द प्रिस्क्राइब फीस, यहाँ पे अनलेस रिमिशन ऑफ फीस इज क्लेम्ड सॉल्व भी यहाँ पे, ठीक है, रिजेक्टेड यहाँ पे हो सकता है। सिंपल है यहाँ पे कि अगर आपने, ठीक है, जनरल कैटेगरी में है, अगर आप इस अर्हताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, छूट होने वाले अर्हताओं का अगर आप फॉर्म भर देते हैं, फीस नहीं पे करते हैं, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। एक बार फीस देख पा रहे हैं यहाँ पे, अगर पे कर देते हैं तो रिफंड नहीं होगा, जो कि जनरली आपको सबको पता होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद इफ एनी कैंडिडेट हु टुक द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हेल्ड 2022 विशेष टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, साफ साफ कह रहा है कि अगर आपने 2022 का सिविल सर्विस एग्जाम दिया हुआ है, ठीक है, तो आप बिल्कुल सादर आमंत्रित हैं कि आप, ठीक है, जब तक आपका रिजल्ट आ नहीं जाता है, ठीक है, तब तक आप फॉर्म भरिए दीजिए, जब तक आपकी पूरा अपॉइंटमेंट नहीं हो जाता है। इसके अलावा कुछ है नहीं यहाँ पे। कैंडिडेट एडमिटेड टू द मेंस एग्जामिनेशन विल बी रिक्वायर्ड टू पे फर्दर, ठीक है, 200 यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी मेंस में अप्लाई करेगा, डेफ वगैरह जब वहाँ पे जब भेजेगा तो उसको 200 रुपये देना है। हाउ टू अप्लाई, अब यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, सेम प्रोसेस है जो कि हमने प्रीलिम्स को लेके यहाँ पे देखा हुआ था, ठीक है, और इसमें प्रीलिम्स की बातें हैं यहाँ पे OTR माध्यम से सब मैंने आप लोगों को बता दिया है कैसे करना है। कोई भी कन्फ्यूजन है देखिए नीचे आप लोग कमेंट करें, पूरी सपोर्ट की जाएगी। अदरवाइज गलत आपको हर हाल में आप लोगों को नहीं भरना है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ है नहीं, देख पा रहे नोट 1 नोट 2 में कुछ इम्पोर्टेंट मुझे नहीं देखा यहाँ पे, देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है कि देखिए अगर किसी भी कारणवश, ध्यान रखिएगा, किसी भी कारणवश से फिर आपने जो भी गलत, ठीक है, जो डेटा दिया हुआ है उसके रिगार्डिंग, ठीक है, जो भी आपकी इलेबिलिटी है वो रद्द हो सकती है। अदरवाइज इसमें से कोई भी समस्या अगर आती है, कोई भी समस्या आती है, बहुत सारा लंबा चौड़ा यहाँ पे दिया हुआ है, तो भी आपकी उम्मीदवारी यहाँ पे रद्द हो सकती है। इसमें सबसे मुझे महत्वपूर्ण लगा कि जैसे इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कर दिया, भाई सही साइन नहीं है, सही फ़ोटो नहीं है, तो हो सकता है कि आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट हो जाए। जैसे अभी देखिए हर एग्ज़ाम में होता है, बीपीएससी में बहुत सारे लोगों का जो रजिस्ट्रेशन हो गया पूरी तरीके से कैंसिल हो गया, फॉर्म ही उनका कैंसिल कर दिया गया। तो वैसी चीज़ों का आपको बिल्कुल अवेयर होना है, जो भी देना है बीपीएससी को, सॉरी यूपीएससी को जेन्युइन तरीके से देना है, ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार की मतलब जो गलतियाँ है, त्रुटियाँ वो सामने नहीं आना चाहिए। बाकी को यहाँ पे देख पा रहे हैं लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 21 फरवरी 2023 है, 6 PM तक आपको भर देना है, ठीक है। इसके अलावा इधर मुझे ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है। बाकी वही सारी बातें रिजर्वेशन से संबंधित यहाँ पे साफ साफ, ठीक है, बताया जा रहा है कि देखिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपने, ठीक है, जनरल में आके पीटी निकाल लिया, सपोज करिए पीटी निकाल लिया, अगर आपको मेंस में रिजर्वेशन चाहिए, इंटरव्यू में रिजर्वेशन चाहिए, तो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। सीधा सीधा कहने का मतलब यही है। रिजर्वेशन उसी को मिलेगा जो पहले उसकी जो भी पात्रता है, ठीक है, उस पात्रता का वो अर्हक करता है, धारण करता है, उसको यहाँ पे मिलेगा। होता है ना बहुत सारे SC ST OBC, उनको लगता है कि नहीं हमें जनरल में फाइट करके इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो फिर उनको, ठीक है, कैसे मिलेगा रिजर्वेशन? नहीं मिलेगा उनको। या फिर फाइनली जो रिजर्वेशन में है वो, अगर समझिए जो रिजर्वेशन में अगर वो टॉप भी कर दे रहा है तो रिजर्व कैटेगरी में ही आएगा, ध्यान रखिएगा, रिजर्व कैटेगरी में आ जाएगा। हाँ, लेकिन उस पर क्या होगा कि जो उसका रैंक होगा, ओवरऑल इंडिया अगर देखेंगे रैंक होगा तो फिर ऊपर चला जाएगा, वो पूरी तरीके से जनरल में ही चला जाएगा। तो जनरल की सीटें इस वजह से तो बच जाती है ना, जनरल की सीटें इस वजह से बच जाती है। जैसे टीना डाबी की एग्जांपल था, टीना डाबी ने अगर एक रैंक लाया तो बिल्कुल वो देखिए जनरल में चली गई, लेकिन अब उसका कैटेगरी चेंज मतलब नहीं हो गया, कैटेगरी ऑलरेडी थी वो, ठीक है, SC कैटेगरी में थी, उसी से वो प्रीलिम्स क्वालिफाई करके गई थी। तो एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, आप लोगों को यहाँ पे विशेष तौर पे ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे देखिए सब अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है, डिसेबिलिटी के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग इसे आप देख लेंगे। इलाइबिलिटी ऑफ अवेलिंग रिजर्वेशन, ये वही रिजर्वेशन की बातें हैं, अभी मैंने सब आप लोगों को बता दिया, कुछ है नहीं इस पर, ठीक है। चेंज ऑफ कैटेगरी हर हाल में किसी भी कीमत पर यहाँ पे कैटेगरी चेंज नहीं होगा, ठीक है। एक कैटेगरी चेंज आपका एक ही चीज़ कर सकता है, भारत का संविधान, ठीक है। होता है ना, मैंने किसी न किसी साल कोई भी ट्राइब को OBC में डाल दिया, OBC को, ठीक, पता चले ट्राइब में डाल दिया, मैंने ऐसा एग्जांपल आपको रेयर केस ही मिलेगा, खासकर नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा।
उड़ीसा की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। कुछ न कुछ कम्युनिटी के लोगों को, ठीक है, हो सकता है कि रिजर्वेशन देने का प्रावधान वहाँ पे चल रहा हो, ठीक है। इसके अलावा विड्रॉ ऑफ एप्लीकेशन, एक बार आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है तो किसी भी हाल पे विड्रॉ नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें प्लान ऑफ एग्जामिनेशन है, फिर पीटी मेंस बला बला सब यहाँ पे नीचे आ गया, देख पा रहे हैं, ठीक है। पूरा यहाँ पे दिया हुआ है पीटी मेंस, इसको मेरे ख्याल से इसके लिए ऑलरेडी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। पुराने लोग हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सब पता ही होगा। नए लोग भी हो तो कम से कम सिलेबस तो आप लोग पता होना ही चाहिए, यूपीएससी फॉर्म आप लोग भरने जा रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से यही था कंप्लीट, ठीक है, जो मैंने बता दिया आप लोगों को। बस विशेषकर आपको यहीं आकर, ठीक है, बस मेरा मोटिव है कि यहाँ पे आपको गलत नहीं करना है, हर हाल में सही तरीके से फॉर्म को भरने का प्रयास करना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी क्यूरी हो नीचे कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।